हेलो एंड वेलकम टू IWIZ एजुकेशन। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे आइल्ट्स एग्ज़ाम की। आइल्ट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम्स है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए। हर साल इनफैक्ट हर महीने लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो इस पर्टिकुलर आइल्ट्स सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि आप किन किन टेक्निक्स के साथ और किस तरह से अपने आइल्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट बैंड मिले। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आइल्ट्स एग्ज़ाम एक्चुअली होता क्या है और कैसे आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आइल्ट्स का एग्ज़ाम होता है उसमें मिनिमम 5 से लेकर टू मैक्सिमम 9 बैंड तक बच्चे मार्क्स ले सकते हैं। 5 to 9 बैंड्स के बीच की जो जर्नी है वो डिटरमाइन होती है कि आप कितने प्रिपरेशन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं। जो आइल्ट्स के 4 पार्ट्स हैं, दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों ही एग्ज़ाम्स कुछ वेज में सिमिलर हैं और काफ़ी वेज में एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए एक स्ट्रैटेजी के साथ आप इन चारों की तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है तो कुछ बेसिक्स हैं जिनको याद रख कर, जिनको प्रैक्टिस कर कर और जिनको अप्लाई कर कर आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके आइल्ट्स में अच्छे बैंड आ रहे हैं या मार्क्स आ रहे हैं। इस एग्ज़ाम को भरना ही काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि आप पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं ताकि आपको दोबारा से इस एग्ज़ाम को ना देना पड़े। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग इस एग्ज़ाम को एक बार से ज़्यादा देते हैं, कई लोग तो इसको 4 बार देते हैं जस्ट टू गेट दैट परफेक्ट स्कोर। लेकिन आज के ज़माने में जब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन और आप इनफ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको ये बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप एक बार में ही या फिर मैक्सिमम 2 बार में ही एक अच्छा स्कोर ले सकें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ बातों को याद रखकर आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका एक अच्छा बैंड आए इस एग्ज़ाम में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, वो है वोकैबुलरी। आपको ये सुनकर अच्छा शायद नहीं लगेगा कि मैं वोकैबुलरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट वे में अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर प्रोफेशनल्स और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठकर अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करें। बट आई एम हियर टू टेल यू कि आप जितना टाइम अपनी वोकैबुलरी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही टाइम आप एक्चुअली सेव कर रहे हैं फॉर लेटर ऑन। देखिए, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है या फिर आपकी वोकैबुलरी बिलो एवरेज है तो आपके लिए वैसे ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने पड़े टू फाइनली गेट योर डिज़ायर्ड स्कोर। इन सारी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप आज ही शुरू कर दें अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप धीरे धीरे इंग्लिश की वोकैबुलरी में इतने अच्छे हो जाएंगे और इतने सारे वर्ड्स को डेली बेसिस पे रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि जब आप अपने 4 पार्ट्स ऑफ आइल्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, बी इट स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, आपको चारों में ही वोकैबुलरी का फ़ायदा नज़र आने लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अवॉइड करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको बाद में और ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अच्छा यही होगा, विजडम कहती है कि आप अभी से अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना शुरू कर दें। अब जब मैं बात करती हूँ वोकैबुलरी की तो मेरा क्या मतलब है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है, उसकी जो सोल होती है वो उसके वर्ड्स में ही होती है। ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में
जिनमें पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हिंदी में यूज़ करते हैं वर्ड मोक्ष, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कोई प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वोकैबलरी होती है या जो वर्ड्स होते हैं वो किसी कल्चर को और उस कल्चर से जुड़ी लैंग्वेज के लिए सोल का काम करते हैं। बिना किसी चीज़ की सोल को समझे, लैंग्वेज की सोल को समझे, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप चारों पार्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? ये काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमें अपनी वोकैबलरी पे काम करना चाहिए। अब वोकैबलरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें जो जिनको समझने के लिए या फिर जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे डिक्शनरी खोल के बैठना पड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोकैबलरी से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी बात करते हैं, जिस तरह से भी हम बात करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो सब कुछ हमारे लिए ईज़ी हो जाए, उसके लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्लिपर्स की बात कर रहे हैं कि घर घर से बाहर निकलने से पहले स्लिपर्स को पहन लेना चाहिए और घर के अंदर आने से पहले स्लिपर्स को उतार देना चाहिए, तो ये जो वर्ड है स्लिपर्स, ये एक्चुअली हमारी वोकैबलरी का पार्ट है। इसके थ्रू हम एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए वोकैबलरी ज़रूरी होती है, वर्ड्स का पता रहना ज़रूरी होता है। नाउ अगर हम बात करते हैं आइल्ट्स की, तो इसमें वोकैबलरी का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब आप अपना लिसनिंग या फिर रीडिंग का अटेम्प्ट देंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया कि वो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के स्टार वर्ड्स हैं। स्टार वर्ड्स का मतलब है जो थोड़े से मॉडरेटली डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको सुनने में या जिनको स्पेल करने में हम इतने ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, बट एक्चुअली वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स ही होते हैं। तो इस पूरे आइल्ट्स कोर्स में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करेंगे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट, डॉक्टर, पीडियाट्रिक्स या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट। ये सारे वर्ड्स बहुत ही कॉमन हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, रीजनरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें सुनने में थोड़े से पेक्यूलियर या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक लगेंगे, लेकिन जब आप अपने आइल्ट्स का एग्ज़ाम देंगे तो ये वर्ड्स आप बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करेंगे, इसलिए वोकैबलरी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, वोकैबलरी के बाद एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपको याद रखना है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? तो देखिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम काफ़ी सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को मिलाकर हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। अब जब हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड, बिकॉज, और, नीदर, ईदर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कनेक्टर वर्ड्स होते हैं जिनसे हम एक कॉम्प्लिकेटेड बात को कहने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। जब हम किसी लैंग्वेज में एफिशिएंट नहीं होते, फ्लुएंट नहीं होते, या फिर कोई लैंग्वेज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, तो उस लैंग्वेज में बात करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से उस भाषा में हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप आइल्ट्स का एग्ज़ाम देते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको हर तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर की नॉलेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ, अ वेजिटेबल सेलर इज स्टैंडिंग अंडर माई विंडो and he is requesting me to buy vegetables from him as he has not sold even a single vegetable today. Therefore, I obliged him and bought vegetables from him.
ये पूरा ही सेंटेंस एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है जिसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ किया। फाइनली मैंने कंक्लूड करने के लिए यूज़ किया वर्ड देयरफॉर। उसके बाद मैंने एक और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किया, ऑब्लाइज्ड। तो ये क्या हुआ, ये पूरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन मेरी इंग्लिश में फ्लुएंसी को चेक करने के लिए मैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ कितना ज़्यादा फेमिलियर हूँ और कंफर्टेबल हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मुझे जज करने के लिए। यही सेम जजमेंट आपका एग्जामिनर आपके आइल्स के एग्ज़ाम में करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करें। जब आप अलग अलग तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख जाएंगे तो ये जो क्वालिटी है या ये जो स्किल है आपके सारे आइल्स एग्ज़ाम्स में काम आएगा। स्पेशली जब आप राइटिंग और स्पीकिंग करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करूँ। इंग्लिश में अपनी फ्लुएंसी और अपना स्किल दिखाने के लिए, रिमेंबर फ्रेंड्स, जो आइल्स एग्ज़ाम है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को टेस्ट करता है। तो इस लैंग्वेज में अपने स्किल्स को दिखाने के लिए यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन यूजिंग सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जैसे अ डॉग इज़ रनिंग आफ्टर मी एंड आई एम शाउटिंग फॉर हेल्प, या फिर इस सेंटेंस को पास्ट में लिखने के लिए अ डॉग वॉज रनिंग आफ्टर मी एंड आई वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प। ये पूरा सेंटेंस सिंपल भी है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं इसमें एंड लगा देती हूँ तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। माई एबिलिटी टू एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट इन द पास्ट टेंस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, और आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दोनों को ही अपने राइटिंग में और अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकें। नाउ जब आपके लिए लिसनिंग टेस्ट में ऑडियो चलाई जाती है तो उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से आई सजेस्ट कि आप आज से ही कहीं पर भी जा रहे हैं या कोई रीडिंग कर रहे हैं, इवन कि आप मॉल जाते हैं और आपने वहाँ पर मेन्यू को पढ़ा या फिर किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा, या फिर आप कुछ खरीदते हैं मार्केट से और उस बॉक्स के पीछे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, कुछ बातें लिखी हैं, ये सारी ही चीज़ें हमारी डेली कॉन्वर्सेशंस या डेली इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट्स को चेक करती हैं। अगर आप इंग्लिश को पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो आपके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ फेमिलियर होना और भी आसान हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये सारा स्किल डेवलपमेंट आपको हेल्प करेगा कि आप आइल्ट्स एग्ज़ाम में अच्छे बैंड ले पाएँ। नाउ फ्रेंड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद बात आती है ग्रामर की। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं और आपके इंग्लिश स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है तो आपकी ग्रामर का इम्पेकेबल होना, दैट इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेपोजिशंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, कनेक्टर वर्ड्स, ए एंड द, इन सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं तो आपके लिए अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी लैंग्वेज की सोल होती है उसकी वोकैबलरी, उसी तरह वोकैबलरी या फिर एक्सप्रेशन की सोल होती है ग्रामर। बिना ग्रामर के आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके आइल्ट्स में अच्छे बैंड आ जाएं। नाउ आई डोंट वांट टू स्केयर यू by saying that grammar needs to be impeccable. No. In fact, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपनी ग्रामर को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आपके मार्क्स भी उतने ज़्यादा आएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वो हमेशा एक रिलेटिव मार्किंग पे रिलाई करता है, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम होती है वो हर तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। अगर मैं बात करूँ लिसनिंग की और रीडिंग की, तो उनके आंसर्स काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ही मार्किंग सब्जेक्टिव बेसिस पे होती है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि जो भी एग्ज़ामिनर उस आंसर को रीड कर रहा है वो उस स्टूडेंट को जज करेगा और उस हिसाब से उसको मार्क्स देगा। तो जब आप अपने आइल्स का एग्ज़ाम देंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट हैं। तो आपके मार्क्स लगाते वक्त जो एग्ज़ामिनर है वो सब कॉन्शियसली रिलेटिव मार्किंग करेगा। रिलेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आपसे पहले, आपकी आंसर शीट से पहले किसी और की आंसर शीट थी जो बहुत फ्लुएंट था इंग्लिश में, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आप आइल्ट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जैसे कि ग्रामर, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना ही रखना है। अब आप अपने आप को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कौन से लेवल पर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। See friends, you have to self-evaluate in order to learn better and in order to prepare better in your IELTS examination. आपको खुद ही जज करना है कि आप कौन से लेवल पर हैं। आपकी ग्रामर ज़्यादा अच्छी है या फिर आपकी ग्रामर बिल्कुल सॉर्टेड है, आपको अच्छे से सब कुछ सारे रूल्स पता हैं। अगर आपकी ग्रामर सॉर्टेड नहीं है तो सबसे पहले आज से ही शुरू कर दीजिए अपने ग्रामर पे काम करना। मैं भी आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स एक्सप्लेन करूँगी। वो आपको एक रिफ़्रेशमेंट भी देंगे आपकी मेमोरी को, कि अगर आपने पहले कभी या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ग्रामर पढ़े हुए तो आपको आपकी मेमोरी को एक रिफ़्रेशमेंट मिल सके और आप अगेन सिली मिस्टेक्स ना करें अपने एग्ज़ाम में। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, वोकैबलरी के साथ साथ आपको ग्रामर के भी रूल्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। मतलब आप बाकी सारी चीज़ें मिस आउट कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर और वोकैबलरी, ये दो चीज़ें आप मिस आउट नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन के दौरान। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर वोकैबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो है, एंड यू आर गोना हेट मी फॉर सेइंग दिस बट आई विल स्टिल गो अहेड, दैट इज़ प्रैक्टिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना प्रैक्टिस के आइल्स में बहुत अच्छे बैंड ले सकते हैं, देन आई एम सॉरी टू से ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है। हर एग्ज़ाम को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और थॉट प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। बहुत सारे प्रोफेसर्स और टीचर्स एक साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को कैसे बनाना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, स्टूडेंट्स को किन बेसिस पे टेस्ट करना है। ये सारी ही चीज़ें बहुत यूनिक होती हैं और इनको समझने के लिए वी डोंट हैव टू गेट इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनेशन मेकर्स, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट देंगे तो आपकी फेमिलियरिटी एग्ज़ाम को लेकर धीरे धीरे बिल्ड होती रहेगी। ये फेमिलियरिटी आपके बहुत काम आएगी जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे। जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये पता होना कि हमारे वीक एरियाज़ क्या हैं। जब हमें ये दो चीज़ें पता होती हैं तो हम ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं जो हमारे मार्क्स को खा जाती हैं, जिनको हम सिली मिस्टेक्स भी कह देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो आपके लिए फ़र्स्ट लैंग्वेज जैसी ही है, लेकिन अगर आप एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर के साथ फेमिलियर नहीं हैं तो आप अपनी नॉलेज को पूरी तरह से, पूरी एफिशिएंसी से
अप्लाई नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। यू विल ऑलवेज एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक्स। हम में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अराउंड 98% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जामिनेशन के नाम से ही डर लगने लगता है। नाउ इसमें कोई गलत बात नहीं है। एग्जामिनेशन के नाम पर या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट हो रही है, जहाँ पे हमें अंडर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टेस्ट किया जा रहा है, हमें अपने मल्टीपल स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, अपने ब्रेन फैकल्टीज़ के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों में बहुत आम सी बात है डर जाना, एंग्शियस हो जाना या स्वेटिंग होना। ये सारी चीज़ें हमारे प्रोफिशेंसी को डिक्रीज़ करती हैं जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हैं। स्पेशली जब हम डर जाते हैं अपना एग्ज़ाम देते समय, हमारी प्रोफिशेंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारा डर हमारे एक्चुअली हमें जो नॉलेज होती है उसको पूरी तरह से अप्लाई नहीं करने देता। इस वजह से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी फेमिलियरिटी इंक्रीज़ होगी, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। या फिर वो ऐसे मोमेंट्स जहाँ पर आप एंग्शियस हो जाते हैं या डर जाते हैं क्योंकि टाइम इज़ टिकिंग अवे, वो भी आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब जब मैं कहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको दो तरीके की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो आपने पार्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है। पार्ट वाइज का मेरा मतलब है कि आपने रीडिंग की अलग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग की अलग करनी है, लिसनिंग की अलग करनी है और साथ ही स्पीकिंग की अलग से करनी है। इससे क्या होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 4 पार्ट्स में होता है, आपको हर पार्ट में फेमिलियरिटी इंक्रीज़ करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप रीडिंग में और राइटिंग में और स्पीकिंग में इतने ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी लिसनिंग को या अपने लिसनिंग स्किल को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लें कि इसमें एक अच्छा बैंड आने की वजह से आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये सारी ही चीज़ें हमें प्रैक्टिस के दौरान पता चलती हैं। इस वजह से पार्ट वाइज प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डेली बेसिस पे आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली डेली लिसनिंग करते हैं, मान लीजिए बीबीसी रेडियो पे जाकर न्यूज़ सुनते हैं इंग्लिश में, या फिर ऑल इंडिया रेडियो पर भी इंग्लिश में न्यूज़ सुनने की कोशिश करते हैं, साथ ही हर रोज़ न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह के आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज डेज़ की बुक्स को भी उठाकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें आपको इंग्लिश लैंग्वेज बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। अब फ्रेंड्स, टाइम बाउंड प्रैक्टिस से मेरा क्या मतलब है, तो देखिए, आपके जो 4 पार्ट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, हर एग्ज़ाम को देने के लिए आपको एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब लिसनिंग का टेस्ट देते हैं तो आपको 30 से 40 मिनट्स मिलते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। उस एग्ज़ाम पीरियड में आपको अपने आंसर्स भी ट्रांसफ़र करने होते हैं, आपको रीडिंग भी करनी होती है क्वेश्चंस की, उनको जज भी करना होता है, ऑडियो को भी सुनना होता है, आंसर्स को भी रिव्यू करना होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर आप एंग्शियस ना हो जाएं और कोई गलती ना कर बैठें। तो टाइम बाउंड मैनर में आपने प्रैक्टिस करनी है। टाइम बाउंड का ये भी मतलब है कि जब आप बैठते हैं रीडिंग प्रैक्टिस करने की या लिसनिंग प्रैक्टिस करने की और आप टेस्ट्स देने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को टाइम कीजिए। आपको इमीडिएटली अपने आप को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे अपने आप को टाइम करना शुरू कर सकते हैं। नाउ, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं आपको पार्ट वाइज हर एक सीरीज़ में बताऊंगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल लिसनिंग की सीरीज़ में अलग से बताऊंगी, रीडिंग की सीरीज़ में टाइम मैनेजमेंट अलग से सिखाऊंगी. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द वीडियोज़ इन ऑर्डर टू लर्न कि वो क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखकर हम एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं आइल्स के एग्ज़ाम में. नाउ फ्रेंड्स, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं. वो है हमारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट. तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 4 पार्ट्स होते हैं उसमें से 2 पार्ट्स की जो मार्किंग है वो रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव रहती है, जैसे कि लिसनिंग की और रीडिंग की. उसका कारण ये है कि जो हमारे आंसर्स होते हैं वो ऑलरेडी प्री सेट होते हैं. देर इज़ ओनली वन राइट आंसर एंड देर इज़ ओनली वन रॉन्ग आंसर. तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स होते हैं. लेकिन कंपेयर टू स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है वो सब्जेक्टिव टेस्ट्स होते हैं. उसमें देर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर. एवरी आंसर दैट यू आर गिविंग, ऑन दैट बेसिस यू विल बी जज्ड एंड अलॉटेड मार्क्स. तो फॉर्मेट से मेरा क्या मतलब है? फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपके सामने किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं लिसनिंग के, तो लिसनिंग के क्वेश्चंस का फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है कंपेयर टू बाकी सारे टेस्ट्स, दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग. तो लिसनिंग, आपके लिसनिंग स्किल्स को चेक करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाए जाते हैं. उसी तरह आपके राइटिंग और रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट होता है. अगर आप अपने आप को इस फॉर्मेट के साथ फेमिलियराइज कर लेंगे, इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही पता रहेगा कि आपने किन बातों का ध्यान रखना है और किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मेट के क्वेश्चंस को कैसे जज करना है या कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आपके अच्छे मार्क्स लेने की जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिसनिंग का टेस्ट देते हैं तो उसमें जो सेक्शन 1 होता है वो यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स होता है. उसके बाद उसमें एमसीक्यू बेस्ड के क्वेश्चंस भी आते हैं और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, फ्लो चार्ट्स भी होते हैं. साथ ही उसमें आपको मल्टीपल फिलर्स भी देखने को मिल सकते हैं. नाउ ये सारे ही डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. अगर आप इन सारे फॉर्मेट्स के साथ ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, फेमिलियर हैं, तो आपके लिए इनको सही तरीके से मार्क करना आंसर शीट में आसान हो जाता है. इससे आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो है टाइम मैनेजमेंट का. देखिए फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपके लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, सही आंसर देने के लिए. अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप किस किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करेंगे, कितने टाइम पीरियड में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जब आपको ब्रेक मिल रहा है आंसर्स को रिव्यू करने का तो उस टाइम पीरियड को आप कैसे यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपको टाइम मिल रहा है आंसर्स को ट्रांसफ़र करने का आंसर शीट पे तो आप क्या करेंगे. तो ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पहले से पता होना. इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आइल्ट्स के एग्ज़ाम में आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि पेपर बेस्ड आइल्ट्स और कंप्यूटर बेस्ड आइल्ट्स दोनों में क्या डिफरेंस रहता है. देखिए, जो पेपर बेस्ड आइल्ट्स है उसमें एक अलग तरह का फॉर्मेट यूज़ होता है पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए. वहीं पर जो कंप्यूटर बेस्ड आइल्ट्स है उसमें एक अलग तरह का फॉर्मेट यूज़ होता है और जो इंस्ट्रूमेंट है, मीडियम है आंसरिंग का, वो पेपर ना होके कंप्यूटर होता है. तो ये दोनों ही केसेस में आंसर्स को मार्क करना, क्वेश्चंस को पढ़ना, दोनों ही टेक्निक्स में बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्ट्स दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये पता हो कि आप अपने कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं स्क्रॉल को यूज़ करके,
या फिर आप बॉटम ऑफ द पेज पे कैसे जाते हैं, आप सबमिशन पे कब क्लिक करते हैं, आप अपने टाइम को कैसे ट्रैक करते हैं, अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ने में दिक्कत है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, अगर आपकी टाइपिंग स्लो है या फास्ट है तो आप वो कैसे मैनेज करेंगे। तो दोनों ही चीज़ों में फ़र्क होता है। नाउ जब हम फॉर्मेट को स्टडी करते हैं किसी एग्ज़ाम के, या हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। दैट इज़ वाई आई टेल यू कि फॉर्मेट को स्टडी करना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपने रखना है ताकि आप अपने आइल्ट्स में एक अच्छा स्कोर ले सकें। अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी सिली मिस्टेक्स करने की जो प्रॉबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आफ्टर हैविंग डन हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, सिर्फ सिली मिस्टेक्स ही होती हैं जो हमारे मार्क्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो इस वजह से we have to actively avoid silly mistakes, and for that we have to follow these rules. Now I will see you in the next video, and I will bring for you some very important things that you need to remember before attempting your IELTS exam. Till then, see you soon. Take care and stay healthy.